presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहले लाइट होती क्या है? लाइट एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम सेंस करते हैं बाय द आईज, यानी आंखों से हम इसको देखते हैं। और इसमें हम वीडियो में इसी फिनोमिनन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइट को एज ए रे ऑप्टिक्स हम इसमें कंसंट्रेट करेंगे। लाइट को एज ए रे कंसंट्रेट करके इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइट होती क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज सेंसेशन बाय आवर आईज। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन चैप्टर की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है? रिफ्लेक्शंस में लाइट रेज आती हैं, किसी भी एक सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद उस सरफेस से वापस चली जाती है। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शंस क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द bouncing back of light through a reflecting surface। So bouncing back of light through a reflecting surface, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस को हम प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर हमने एक पॉलिश की हुई है, वन साइडेड पॉलिश। वन साइडेड पॉलिश का मतलब ये है कि लाइट रेज इस सरफेस पर आकर के टकराएगी और टकराने के बाद में ये वापस चली जाएगी। बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शंस हमेशा एक रेगुलर सरफेस पर ही होता है और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शंस हमारा इररेगुलर सरफेसेस पर होता है। सो हमने एक रेगुलर सरफेस लिया है, यानी कि एक प्लेन सरफेस है हमारे पास, और यहां पर हमने एक लाइट रेज को इंसिडेंट कराया है इस सरफेस पर। ये एक लाइट रेज को हमने जो इंसिडेंट कराया है, इस रे को हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। उसके बाद जहां भी ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है, जहां भी ये इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, उसी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मींस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और ये एंगल हम केवल उसी से ही मेजर करते हैं जो हमारे पास सरफेस होता है। सिमिलरली जब लाइट रेज यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट से ही लाइट रेज सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, और जो लाइट रेज जा रही है इसको हम रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हमारी एक इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्मल है। सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारी इमेज इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे एक एंगल जनरेट करती है। एंगल होता है यहां पे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एंगल इंसिडेंस एंगल ऑफ पहचानने के लिए। मींस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के सरफेस के बीच में एंगल आई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये गलत है। यहां पर ये जो एंगल होगा इसे हम बोलेंगे ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ में बन रहा है, इसीलिए इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल आर। मींस एंगल आर मींस रिफ्लेक्टेड एंगल।
साथ में जो सरफेस के साथ में इन रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है, इसका नाम सेम वही ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाली हो जाएगी ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस के हमारे कुछ लॉज होते हैं। लॉज हमारे केवल रिफ्लेक्शंस के लिए हम इस चैप्टर में दो लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल रहती है, हमेशा बराबर रहते हैं। मीन्स जिस तरह से लाइट रेज यहां पर आ रही है, जो एंगल यहां इंसिडेंस के साथ में बन रहा है, इस सरफेस पर टकराने के बाद में सेम एंगल से वो वापस चली जाएगी। जो एंगल बनेगा वो एंगल आर हमारा नॉर्मल के साथ में बनने वाला है। सो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट हमारा लॉज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम पढ़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Means angle I is equals to angle R. Second laws of reflection हमारा इंसिडेंट रे, normal, reflected ray all lies in the same plane at the point of incidence. Incident ray, comma, normal and reflected ray all lies in the same plane at the point of incidence. These are laws of reflections. First, angle of incidence is always equals to angle of reflection. Angle I is equals to angle R. सेकेंड लॉज है हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहां पर इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है मिरर, यानी रिफ्लेक्शन थ्रू ए मिरर। मिरर हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मिरर होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। सो हम यहां पर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर पढ़ने वाले हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ द मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर में बेसिकली हमारे जो मिरर के टाइप्स हैं वो दो होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर बेसिकली हमारा पहला जो है वो है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक नॉर्मल एक कांच की प्लेट होती है, और इस कांच की प्लेट पर कोई भी हमारी एक चमकीली प्लेट, उस कांच की प्लेट पर हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश में कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिश हम इधर से करेंगे तो फोकस हमारा इधर बनेगा, या फिर हम पॉलिश इधर से करेंगे तो फोकस इधर बनेगा। एनसीईआरटी की 10th क्लास में सारे जितने भी रे डायग्राम बनाए गए हैं, जितने भी मिरर से रिलेटेड डायग्राम्स हैं, उन सभी में पॉलिश हमने राइट साइड से करी है। तो राइट साइड से ही पॉलिश करनी है ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मिस्टेक्स जो होती हैं वो कंफ्यूजन की वजह से ही होती हैं। आप जानते सब हैं, लेकिन मिस्टेक जो करते हैं वो कंफ्यूजन की वजह से करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अभी क्लियर कर लें, क्योंकि हमारा जो भी
हमारा जो भी मिरर बनेगा उसमें जो भी हम पॉलिश करेंगे वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ से, राइट साइड से हम पॉलिश करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारे पास में मिरर है, प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर को हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, बिल्कुल एक सीधी लाइन, और इधर हम यहां पर पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश देखिए राइट साइड से करनी है और आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में कोई भी एक सेंटर नहीं होता है, इसमें कोई भी सेंटर नहीं है, और अगर सेंटर नहीं है तो हमारा इसका फोकस भी नहीं होगा। फोकस होगा तो काफी ज्यादा दूर, मीन्स हम इसकी फोकस की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है या फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इसी के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फोकस होता क्या है ये हम एक स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करेंगे, और इवन ये प्लेन मिरर तो आपका एनसीईआरटी की 10th क्लास में है भी नहीं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। तो इसीलिए हमें ये बताना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बेसिकली स्टार्टिंग में दे देते हैं। तो फोकल लेंथ हमारे इस प्लेन मिरर की इनफाइनाइट रहती है, क्योंकि हमारा इसका कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट नहीं है जहां पर ये सारी लाइट रेस को एक जगह पर कंसंट्रेट करे, इकट्ठा करे। सो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट पर रहती है, जैसी लाइट रेस आती हैं ऐसे ही टकरा करके वापस चली जाती हैं। दूसरे नंबर पर इसका है हमारा इमेज, कि ये किस तरह से इमेज जनरेट करता है, कैसी इमेज ये बनाता है। तो इमेज ये बनाएगा ऑलवेज वर्चुअल इमेज। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की इमेज होती हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं लेकर आ सकते, और रियल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी मूवी होती है तो उसको हम पर्दे पर लेकर आते हैं, पीछे एक हमारा प्रोजेक्टर लगा रहता है, तो वो प्रोजेक्टर से जो बनने वाली इमेज है वो हमारी स्क्रीन पर मिलती है, तो वो रियल इमेज है। बट यहां पर हम वर्चुअल इमेज है, यानी कि अगर हम कोई भी एक नॉर्मल शीशा देखें, नॉर्मल शीशा देखने पर हमारी इमेज अंदर तो नजर आएगी, मिरर के अंदर नजर आएगी, लेकिन हम उसको कहीं भी पर्दे पर नहीं लेकर आ सकते, तो वो इमेज वर्चुअल इमेज है। सो वर्चुअल इमेज के साथ साथ हमारी इमेज एक इरेक्ट भी होती है बेटा, सीधी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इस इरेक्ट में एक लेटरल इन्वर्जन रहता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो मेरा राइट हैंड है इमेज में वो मेरा लेफ्ट हैंड नजर आएगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो इमेज में मुझे राइट हैंड नजर आने वाला है। सो इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपने बेसिकली देखा होगा जब आप रोड पर जाते हैं तो वहां पर एम्बुलेंस के जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो कुछ उल्टे लिखे रहते हैं, ताकि हम उसको मिरर में अगर देखें तो उसको हम सीधा पढ़ पाएं। तो ये लेटरल इन्वर्जन के लिए करते हैं, ताकि हम पीछे देखें कि पीछे क्या आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उसको हम मिरर के साइड में, हमारे जो साइड व्यू और मिरर होता है उसमें हम इमेज जो बनने वाली है एम्बुलेंस की पीछे जो बनती है इमेज मिरर में, उसको हम नॉर्मली देख लेते हैं, सीधा पढ़ लेते हैं। तो वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से होता है। तो हमारा इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन हमारी इमेज होती है। साथ में हम इसके अगर साइज की बात करें तो सेम साइज की हमारी इमेज बनती है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे प्लेन मिरर से रिलेटेड। इन प्लेन मिरर से इतनी ही जानकारी काफी है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा है स्फेरिकल मिरर। बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा स्फेयर, यहां पर स्फेयर का मतलब होता है कि स्फेरिकल मिरर मतलब कि एक स्फेयर से बनने वाले मिरर। सो हम यहां पर स्फेयर से बनने वाले ही मिरर बनाएंगे। हमारे पास बेसिकली यहां पर एक स्फेयर है। स्फेयर मींस कि हमारे पास में एक पूरा एक गोल, हमने एक यहां पर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया है, एक स्फेयर लिया है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर, और उस स्फेयर को हम 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा ये वाला है जो हमने यहां पर कट किया है, और एक पार्ट हमने इधर से कट किया है। हमको यहां पर 2 कर्व मिले हैं, इस स्फेयर से 2 कर्व, एक तो ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व। बीच वाले कर्व को छोड़ देंगे हम। तो हम एक इस वाले कर्व को एक तरफ लिख लेते हैं। यहां पर ये वाला कर्व आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा ये वाला कर्व है। इसके नाम लिख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो इस वाले पार्ट को, इस वाले को कट को हम ए और बी बोल रहे हैं और इस वाले पार्ट को हम सी और डी बोल रहे हैं। सो हमने यहां पर जो इस स्फीयर को जो कट किया है, ये वाला जो पार्ट है वो ए और बी वाला पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, सी और डी। जैसे कि मैंने आपको प्लेन मिरर के डायग्राम को बनाते टाइम बताया था कि जो भी हमारा पॉलिश होगी वो हम पॉलिश को राइट साइड से करते हैं। तो राइट साइड से पॉलिश हम इन दोनों जो हमारे पास में ये स्फेरिकल कट हुए हैं, ये जो कर्व है हमारे पास, इनमें भी हम पॉलिश को राइट साइड से करेंगे ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पॉलिश मैंने इधर भी राइट साइड में कर दी है, इस CD वाले पार्ट में भी, और इधर भी मैंने राइट साइड से पॉलिश कर दी है। ये वाला जो मिरर बन रहा है, ये वाला जो मिरर देखिए, इस मिरर में ये वाला जो पार्ट है इसे हम पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सेम ये वाला पार्ट भी हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है और ये वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमें यहां पर स्फेरिकल मिरर भी हमें 2 टाइप्स के मिले हैं। एक तो वो वाला स्फेरिकल मिरर जिसमें पॉलिश हमारी कुछ राइट साइड में नजर आ रही है, और राइट साइड में नजर तो आ रही है, वो तो हमने पॉलिश करी है, बट ये वाला जो हमारा मिरर है इसमें पॉलिश आउटसाइड है, इस कर्व के बाहर है। इस मिरर का कुछ और नाम होगा। और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो मिरर है, इस मिरर में हमने पॉलिश इस कर्व के अंदर करी है, तो ये वाला मिरर कुछ और होगा। बिल्कुल दोनों ही अलग अलग मिरर है। ये वाला जो मिरर है जो हमने CD कर्व पार्ट लिया है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव। और ये वाला मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर अंदर से ऐसे कर्व हो रहा है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, और इस वाले पार्ट में ये कुछ पार्ट उभरा हुआ है, ये वाला पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। बेसिकली हमारे 10th क्लास में इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से ही रिलेटेड जितनी भी इमेज बनती हैं, इन्हीं के इमेज फॉर्मेशन से बनती हैं, साथ ही साथ इनसे ही रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम इनके इमेज फॉर्मेशंस के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें इनके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स कहां पर होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो पढ़ रहे हैं वो एक स्फेरिकल मिरर में पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर में हमने नॉर्मल एक प्लेन मिरर होता है, उसमें एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, फोकल लेंथ हमारी इनफाइनाइट होती है। इनके फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, कौन सी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कौन सी फोकल लेंथ किस मिरर के लिए नेगेटिव रहती है। तो चलिए इसके लिए आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले हमारा जो मिरर है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में भी हम पढ़ रहे हैं एक कोई सा भी मिरर हम लेंगे ताकि हम उनके पॉइंट्स को लेबल कर सकें कि कहां पर पोल होता है, कहां पर कर्वेचर होता है, क्या आखिर होते हैं। तो हम यहां पर स्फेरिकल मिरर में एक कॉनकेव मिरर को लेकर के हम उसकी लेबलिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे। तो सबसे पहले जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, मैं एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूं। तो देखिए बताइए जरा यहां पर कि इसमें पॉलिश किधर से की जाएगी। पॉलिश हमारी राइट साइड से की जाएगी बच्चों, ठीक है। पॉलिश जो हमने राइट साइड से करी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अंदर वाला पार्ट होगा। इस पूरे कर्व का, ये जो कर्व है, इस कर्व का हमने एक नाम दिया है ए और बी। ए और बी की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ को बोलते हैं एपर्चर। और इस कर्व का एक मिड पॉइंट होगा। क्या मिड पॉइंट वो यहां होगा? नहीं,
क्या वो यहां पर होगा? नहीं, इसका मिड पॉइंट इसके बीच में, मतलब बीच वाला पॉइंट, तो बीच वाला पॉइंट ये वाला होगा। तो इसी मिड पॉइंट को हम बोलते हैं, इसका नाम होता है पोल। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोल है। इस कर्व का एक सेंटर भी होगा। अगर मैं इस कर्व को एक इमेजिनरी ड्रॉ करूं, तो इस कर्व को अगर मैं एक इमेजिनरी ड्रॉ करूंगा तो मुझे इस कर्व का एक सेंटर बीच में मिलेगा। इसको मैं सेंटर का नाम C से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये C है। अब ये सेंटर है इस स्फेयर का, बट हमें चाहिए इस कर्व का। सो अब हम इस कर्व का अगर सेंटर देख रहे हैं तो इस C का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर से लेकर के किसी भी सर्कल के बाहर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो रेडियस है ये इस कर्व की रेडियस है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। R मीन्स हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम यहां पर इस से एक लाइन पास थ्रू करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जो इसके सेंटर और इसके पोल से होती हुई जा रही है। सो हमने यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो इसके पोल और सेंटर से होती हुई जा रही है। सो इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों? ध्यान दें, हमारे पास में अगर एक सर्कल है और इस सर्कल का एक ये सेंटर है, तो सेंटर से हमने जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक रेडियस होगी, और रेडियस इस सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ में, ये जो बाहर वाली एक हमारी जो लाइन है इसके साथ में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि ये जो सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसे हमने रेडियस बोला है, और रेडियस इस पोल पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। सो सिमिलरली इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे अभी हम जब रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो रूल्स में हमें ये 90 डिग्री की जो बात है वो थोड़ा ज्यादा काम आएगी। सो इसलिए अभी ध्यान रख लें कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट कंसंट्रेट करते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको हम F से बोलते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये F मींस होता है फोकस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, फोकस हाफ पॉइंट पर सिचुएटेड होता है। मींस फोकस से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस रहने वाली है इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, स्मॉल f। और स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनका एक रिलेशन भी रहता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये एक रिलेशन भी है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। सो नाउ अब हम इमेज फॉर्मेशंस कर लेते हैं। इनसे बनने वाली जो इमेज रहने वाली हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम इसके जो हमने अभी इनके साइन कन्वेक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, साइन कन्वेक्शन के बारे में इन रूल्स के बाद में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि हमारी रेडियस किधर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, किधर हम उस रेडियस को बना रहे हैं। सो इसीलिए अभी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम आगे इस चीज को बताने वाले हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव किसके लिए रहती है। तो बेसिकली मैं आपको अभी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इस पोल से जो सेंटर है वो इधर की तरफ है, और कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा होगा कि जब हम एक ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वो नेगेटिव बनता है, और इसीलिए इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव रहने वाली है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर आएगा वो इधर आएगा, वो राइट साइड में आएगा, उसका सेंटर भी राइट साइड में रहने वाला है। ओरिजिन से राइट में चलते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव बनती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशंस के रूल देख लेते हैं।
हम यहाँ पर जो इमेज बना रहे हैं, इमेज के रूल्स बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, साथ ही साथ हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाएंगे। पहले हम कॉनकेव के लिए बना लेते हैं। 4 इसमें रूल्स होते हैं। पहला रूल्स है कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक फोकस से होती हुई जाती है। दूसरा रूल्स है कि जब भी हम कोई लाइट रेज को फोकस पर भेजते हैं तो ये पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल है कि जब भी कोई लाइट रेज को किसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराया जाएगा किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो सेम पाथ से बाउंसिंग बैक हो जाएगी। वो रूल्स ऐसा होता क्यों है ये हम अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो रूल है, पहला रूल्स जो है, जब हम लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में तो वो लाइट रेज फोकस से होती हुई जाती है। ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में हमने पॉलिश राइट साइड से कर दी है। ये इसका पोल होता है। सेम अगर हम इसका रेडियस बनाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा बनेगा यहां से यहां तक, तो इस वाले पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पॉइंट होता है फोकस F। जब भी हम किसी लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लेकर आते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट रेज को इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट कराया है और ये रिफ्लेक्टिंग होकर के इसके फोकस से होती हुई जाती है, ये वाले पॉइंट से, ये लाइट रेज। बच्चों, यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, पूरा साफ साफ लिखा रहता है बोर्ड एग्जाम में कि अगर आपने एरो का यूज नहीं किया है तो हाफ मार्क्स तुरंत डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सो इसीलिए जब भी लाइट रेज को आप इंसिडेंट करा रहे हैं तो इंसिडेंट कराने के लिए आपको यहाँ पर इंसिडेंट का सिंबल बनाना है कि लाइट रेज इधर से इधर आ रही है, लाइट रेज इससे टकरा करके वापस भी जा रही है, तो ये भी आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर एरो इस डायरेक्शन में है। ये पहला हमारा रूल्स है, रूल पहला लॉ है हमारा इमेज फॉर्मेशंस के लिए, जो हमें काम आएगा इमेज फॉर्म करने के लिए। सेकंड, अगर हम डायग्राम बनाएं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल से होती हुई जाती है, ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये इसका फोकस हो जाएगा। कभी भी कोई लाइट रेज को अगर हम फोकस पर इंसिडेंट कराते हैं तो फोकस से इंसिडेंट होने के बाद में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट रेज ये इंसिडेंट होकर के टकरा करके वापस जाएगी तो इसका जो लॉ है वो ये है कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये सेकंड लॉ है। तो पहले लॉ को अगर मैं लिखना चाहूं तो पहला लॉ क्या है? When a ray is incident parallel to principal axis, at parallel to principal axis, after reflection goes through the focus. Second है when light rays is incident at the focus, after reflection it will goes parallel to the principal axis. सेम आप इसमें ये सारी चीजें भी मेंशन कर लेंगे। नाउ हमारा जो फोर्थ रूल है, फोर्थ जो लॉ है वो ये है कि ये पोल, ये पॉलिश, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, जब किसी लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाता है तो जिस पाथ से लाइट रेज आती है उसी पाथ से ही ये वापस चली जाती है। ये हमारा फोर्थ रूल है, थर्ड रूल सॉरी, ये हमारा सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। फोर्थ रूल ये है कि जब कभी भी किसी लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराया जाता है तो वो सेम एंगल बनाते हुए वापस हो जाती है। ये पोल है हमारा,
ये सेंटर है और ये फोकस है। सो जब हम इस लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराएंगे तो पोल से ही ये लाइट रेज वापस सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से ये वापस हुई है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंगल आई बना है वो साथ ही साथ एंगल आर भी यहाँ पर बनने वाला है, और आपको यहाँ पर एक एरो का रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा। सो ये हमारे 4 रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशंस के टाइम पर काम आएंगे, और ये आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि इनके बिना इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन रूल्स को नहीं जानते हैं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो 4 रूल्स हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। पैरेलल आती है तो फोकस से होती हुई जाएगी, फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराई जाती है तो सेम उसी पाथ से वापस हो जाएगी, और अगर किसी लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराते हो तो वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारे 4 रूल्स हैं। सेम हम इनके कॉनकेव मिरर के बारे में हमने जो पढ़े हैं, अब हम कॉन्वेक्स मिरर में भी पढ़े, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे ऐसे ही रूल्स होते हैं, बट उनका फोकस दूसरी तरफ रहता है। तो चलिए हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी एक बार इमेज फॉर्मेशंस के रूल देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। रूल्स तो यही रहने वाले हैं, जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो ही उसमें रहने वाला है, बस रे का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं। अब हमारा यहां पर फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है कि उसको हम इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर है, ये इसका फोकस हो जाएगा। पॉलिश हमें इधर से ही राइट साइड से ही करनी होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट पर हम पोल बोल रहे हैं। लाइट रेज को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भेजा गया है, ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गो थ्रू द फोकस। यहां पर मैंने इस रे को जो बनाया है वो इनकम्प्लीट लाइन से बनाया है, मीन्स डॉटेड लाइन से बनाया है, जो ये फोकस पर जा रही है। सो इसीलिए ये बनाया है यहां पर, क्योंकि ये जो फोकस से जा रही है लाइट रेज, ये एक इमेजिनरी रे है, और इमेजिनरी रे को आपको हमेशा डॉटेड से ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये लाइट रेज टकरा करके वापस इसी मीडियम में चली जाएगी, और यहां पर ये जो लाइट रेज है ये एक हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये रूल्स हमारा नॉर्मल वही है जो हमने पहले कॉनकेव के लिए पढ़ा है। सेम यहां पर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा फोकस। दूसरा रूल था कि जब हम कोई लाइट रेज को फोकस पर इंसिडेंट कराते हैं, जब हमने इसको फोकस पर इंसिडेंट कराया है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेम रूल आपने उसमें भी पढ़ा था, सेम रूल यही है। पॉलिश भी आप कर लेंगे, इसमें पॉलिश आपकी राइट साइड में ही होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बस बना है तो इनमें चेंज जो हुआ है वो केवल एक डायग्राम्स का चेंजेस है, बाकी कुछ भी और चेंजेस नहीं है। सेम हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल उसमें क्या था? थर्ड रूल था कि जब हम कोई लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस हो जाती है। सेम इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लाइट रेज को इंसिडेंट कराएंगे तो वो उसी पाथ से, जिस पाथ से लाइट रेज आएगी उसी पाथ से ये वापस चली जाएगी। देखिए ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब लाइट रेज को मैं भेजूंगा, किस पर इंसिडेंट कराऊंगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैं इसको इंसिडेंट करा रहा हूं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इस तरह से आएगी लाइट रेज, और जैसे आई है
उसी पाथ से ये वापस चली जाएगी। बट सारी जितनी भी इमेज बन रही हैं, जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर इमेजिनरी रे हैं, कोई भी रियल रे नहीं है। सो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि जब भी हम लाइट रेज को इंसिडेंट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनने वाली है। सो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। लास्ट हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन है, वो इमेज फॉर्मेशन वही है जो हमने कॉनकेव के लिए किया था। कॉनकेव के लिए क्या था कि जैसे कि अगर हम कोई लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराएं, तो पोल पर इंसिडेंट कराने के बाद में ये सेम एंगल से वापस चली जाएगी। तो यहां पर हमने इसको इंसिडेंट कराया और ये वापस इसी मीडियम में वापस चली गई, और एंगल इनके लिए भी आई रहेगा और यहां पर एंगल आर रहेगा। एंगल आई एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो ये हमारे पास में 4 रूल्स हैं जो हमारे इमेज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करने वाले हैं। इन रूल्स के बिना आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो इनको एक बार अच्छे से देख लें। इन इमेज रे में जितनी भी आप बना रहे हैं, यहाँ पर जो भी डायग्राम आपने देखे हैं, सभी में आपके एरो का निशान बिल्कुल कंप्लीटली शो होना चाहिए। अगर बिना आप एरो के यहाँ पर इन डायग्राम्स को बनाएंगे तो वो गलत माने जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइट रेज ये इंसिडेंट रे है या ये रिफ्लेक्टेड रे है। सो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। जब आप जानते हैं तो मार्क्स क्यों ही कटने दिया जाए, तो आप इस चीज को मेंशन जरूर करेंगे। तो अब हम आगे इनके बारे में कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो भी हमने पीछे पढ़ाया है, कि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ये सारी चीजें हम एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम आखिर कैसे एंगल्स को मेजर करते हैं। सो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर वही हम पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने कोई भी लाइट रेज को किसी एक प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट कराया है, और उसके बाद में वो लाइट रेज के साथ में जो एंगल बना रही है वो आखिर कितना कितना एंगल है। फिर हम इसी बार जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो वन बाय वन टॉपिक के बाद में हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। न्यूमेरिकल्स बिना फिजिक्स अधूरी है। सो न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, जो कि फ्रैक्शंस हैं, ये आपको आनी ही चाहिए बेटा। अब सबसे पहले हमारा जो भी इमेज है, हम एक बार यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये आपको मैंने बताया था प्लेन मिरर में, या फिर प्लेन जो भी आपके पास में शीट है, उस पर हमने कोई लाइट रेज को इंसिडेंट कराया। ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। लाइट रेज यहां से टकरा करके वापस इसी मीडियम में चली गई, ये एंगल आर होगा। ये एंगल ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये इमेजिनरी जो रे है, नॉर्मल रे, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के साथ में। तो चलिए, जैसे कि मैं यहां पर इस एंगल आई को अगर बोलूं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री एंगल अगर आई दिया गया है, एंगल आई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो एंगल आर कितना होगा। ये हमारा लॉज में भी आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू आपका 30 डिग्री, सो एंगल आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब बात करते हैं ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। तो ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जैसे कि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं मिलाऊं, दोनों को ऐड करूं, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। सो ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है। सो ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 90 डिग्री, ये जो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल में से इस एंगल को मैं अगर माइनस कर दूं
तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, ये ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का है हमारे पास में? 30 डिग्री। सो 60 डिग्री हमें ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। सो ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। यहां पर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रोल ये है कि अगर हम किसी लाइट रेज को नॉर्मली इंसिडेंट कराएं, सरफेस के साथ में इंसिडेंट कराएं, तो जब हम सरफेस के साथ में इंसिडेंट करा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का होगा? ये सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें हम इमेज जब बनाएंगे उसमें भी आई के बारे में बोल दिया जाता है, आर के बारे में बोल दिया जाता है, तो वो हमारा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार उसे बता दीजिए। तो जैसे कि मैंने अभी पूछा है आपसे, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ लाइट रेज को मैंने जो इंसिडेंट कराया है वो इसी के ही बेसिस पर साथ में इंसिडेंट करा दिया यहां पर, तो एंगल आई कितना होगा यहां पर? एंगल आई को जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ में, और यहां पर लाइट रेज जो इंसिडेंट है वो नॉर्मल के ही साथ में, तो एंगल तो कुछ नहीं बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। अगर आर 0 है इसका मतलब ये है कि लाइट रेज सेम पाथ से वापस जा रही है ऊपर की तरफ, जैसे आई ऐसे ही वो चली गई। ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमारे 90 डिग्री के रहने वाले हैं, तो यहां पर ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 डिग्री का रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशंस हम देखेंगे, कॉनकेव मिरर के थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, और साथ ही साथ हम एक मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।